खबर यह है कि अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी जहाज को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान और अमेरिका की यह जंग अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस जहाज को टारगेट किया गया वो जहाज भारत में ड्रिल करके वापस ईरान लौट रहा था। इस बीच खबर एक और आई है। खबर यह कि श्रीलंका की सरकार दावा कर रही है कि ईरान का आइरिस बूशहर नाम से एक और युद्धपोत अभी श्रीलंका के करीब है। सवाल यह है कि क्या यह भी अमेरिका के निशाने पर है। सवाल यह कि इस जंगी जहाज का क्या होगा। क्या हिंद महासागर अब महायुद्ध का एपिसेंटर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर भी ईरानी जहाज जो थे वो अमेरिका के निशाने पर थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के एक और जहाज को लेकर श्रीलंका ने बड़ी बात कही है। बूशहर नाम का एक जहाज श्रीलंका के करीब है। श्रीलंकाई सरकार सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षा दे रही है। आपको बता दें कि श्रीलंका के तट के पास ही अमेरिकी टॉर्पीडो मिसाइल ने आइरिस डेना नाम के युद्धपोत को ढेर कर दिया था। उसमें 87 लोगों से ज्यादा की संख्या में लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। अमेरिका की तरफ से ईरान के 20 युद्धपोतों को मार गिराने का दावा अब तक किया जा रहा है। तो सवाल यह कि क्या अगला नंबर भी अमेरिका ने ईरान के एक और जहाज का लगा दिया है। अमेरिका हिंद महासागर में अब ईरान को निशाना बना रहा है। यह जानकारी खुद श्रीलंकाई सरकार की ओर से साझा की गई। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया था। और उसके बाद अब एक और जहाज जो हिंद महासागर में ईरान का है, जैसा कि दावा श्रीलंका कर रहा है, तो क्या उसे भी अमेरिका निशाना बनाएगा। अब आपको बता दें कि जिस आइरिस बूशहर के हिंद महासागर में होने का दावा श्रीलंका की तरफ से किया जा रहा है, आखिर वो जहाज कैसा है। आइरिस बूशहर फ्लीट सप्लाई शिप है, युद्धपोत नहीं बल्कि एक सप्लाई जहाज है जिसमें ईंधन, गोला बारूद या खाना ले जाने की क्षमता होती है। लंबी दूरी के मिशन को यह सपोर्ट करता है। हेलीकॉप्टर इसमें ढोया जा सकता है। जहाज पर हेलीपैड है। हल्के डिफेंसिव हथियार जैसे कि मशीन गन ले जाने में ये जहाज सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि ये हिंद महासागर में कर क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले वाला आइरिस डेना जो था वो सिर्फ इसलिए मार गिराया गया क्योंकि वो युद्धपोत वॉर एक्सरसाइज के बाद वापस लौट रहा था। ये वाला जो विमान है बूशहर, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, ये सवाल। आपको बताते हैं कि इससे पहले अमेरिका ने हिंद महासागर में टॉर्पीडो मिसाइल को फायर करके आइरिस डेना को डुबो दिया था, जिसके चलते 87 लोगों की जान चली गई। भारत से ये एक्सरसाइज करके ये वापस लौट रहा था विमान युद्धपोत, और उसे अमेरिका ने निशाना बना दिया था। आइरिस डेना निशाना बन चुका है। आइरिस बूशहर ये निशाने पर हो सकता है अमेरिका के। अब आपको ये बता देते हैं कि जिस युद्धपोत को श्रीलंका के तट के पास अमेरिका और इजरायल ने निशाना बनाया, वो आखिर कैसा युद्धपोत है, इसको लेकर अब तक के क्या अपडेट्स हैं। ईरान का आइरिस डेना, जिसे अमेरिका ने डुबो दिया, श्रीलंका के गौल तट के पास अमेरिकी हमले में यह डूब गया, जिसमें श्रीलंकाई नौसेना अब तक 87 शव बरामद कर चुकी है। जहाज में बताया जाता है कि करीब 200 से ज्यादा क्रू मेंबर सवार। भारत से वापस ईरान का रास्ता ये तय कर रहा था आइरिस डेना। मिलन 2026 की एक्सरसाइज में ये जहाज शामिल हुआ था। विशाखापट्टनम में मिलन 2026 एक्सरसाइज हुई थी। अब तक की जंग से इस युद्धपोत का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने इसे टारगेट किया। विशाखापट्टनम से 1800 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला किया गया। ईरान ने इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया था। भारी तोप, टॉर्पीडो से लैस था ये वॉरशिप। शिप की दूरी लंबी, ये दूरी तय करने में काफी ज्यादा सक्षम था। इसकी खासियत ये थी और इसी के चलते यह अमेरिका के निशाने पर आ गया। और इससे समझ में आता है कि कैसे अमेरिका जो है वो एक एक करके स्ट्रेटेजिकली हमले करके ईरान के डिफेंस को कमजोर कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के आइरिस डेना को हिंद महासागर में जिस टॉर्पीडो से निशाना बनाया, उसकी क्या खासियत। मार्क 48 से आइरिस डेना पर हमला किया गया था। अमेरिका की हैवीवेट टॉर्पीडो है मार्क 48। सबमरीन से इसे लॉन्च किया जाता है, मतलब छोटे जहाजों से इसे लॉन्च किया जाता है। जहाज के निचले हिस्से पर यह हमला करती है, मतलब ये टॉर्पीडो जो है वो जहाज के निचले हिस्से पर जाकर हिट होती है और पूरा जहाज जो है वो धराशायी हो जाता है। हमले में जहाज का निचला ढांचा टूट जाता है, और ये जब स्ट्रक्चर टूट जाता है तो ये जहाज पानी में डूब जाते हैं। तो ये टॉर्पीडो से हमला किया गया था, और ये मार्क 48 का टॉर्पीडो अमेरिका के लिए ये क्षण लेकर आया जब उन्होंने ईरान के इस जहाज को आइरिस डेना को डुबा दिया। हमारे साथ कमांडर जीजे सिंह जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स नाउ नवभारत पर। आइरिस डेना डूब चुका है सर, जो कि स्ट्रेटेजिकली ईरान को इस जंग में और मदद कर सकता था। अगर ये ईरान पहुंच जाता, उससे पहले इसे खत्म कर दिया अमेरिका ने।
अब अगले एक और जहाज के श्रीलंका के पोर्ट के पास होने की खबर आ रही, जिसे श्रीलंका कह रहा है कि हमने उसे संरक्षण दिया हुआ, ये हमारी वजह से अभी सुरक्षित है। क्या ये भी टारगेट हो सकता है अमेरिका के? नहीं, अभी ये जो बुशेयर जिसका नाम आप ले रहे हैं जी, और ये एक सप्लाई वेसल है, ये वॉरशिप की तरह ही है, मगर इसके ऊपर आर्मामेंट जो होता है बहुत कम होता है जी, एक आधी गन होती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ताकि जो इसके ऊपर कोई एयरक्राफ्ट हमला करता है तो वो अपना बचाव कर पाए। मगर जैसे इनका IRIS दीना था जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड था, उसके अंदर नेविगेशन, उसके अंदर रडार सिस्टम और उसके अंदर जो गन पावर थी, जो उसमें टॉर्पिडो ले जाने की क्षमता थी जो थी, वो बहुत लीथल थी, बहुत डेंजरस थी फॉर अमेरिकन फ्लीट, अमेरिकन आर्मेडा और अब्राहम लिंकन, जिसकी पोजीशन अरेबियन नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर है, जो अरब सागर है उसके नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, जहाँ पे हमारा आप समझिए कराची के नीचे, और हमारा हम उसको वेस्टर्न सी बोर्ड भी कहते हैं, वहां पे उसकी पोजीशन हो रखी है और उसी एरिया के अंदर ऑपरेट करता है। जो दीना था, IRS दीना, वो उसके लिए बहुत डेंजरस था, वो क्योंकि ये एक हॉस्टाइल शिप था, दुश्मन का शिप था, और ये जो कोलंबो है, जो इसकी श्रीलंका की पोर्ट है, उसके अंदर नहीं था, ये उसके टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी नहीं था, ये उसके EEZ, एक हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर था। और ये इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, यहाँ पे जो अमेरिका का है उसका एक अधिकार, एक राइट हो सकता है टू रिटेलिएट एंड टू सिंक इट। पर ये जो बुशेयर है, एक तो इतना डेंजरस नहीं उनके लिए, और दूसरी बात ये रेफ्यूज ले चुका है, जिसको हम कहते हैं अपनी सुरक्षा में उनके पोर्ट के अंदर रुका हुआ है, तो ये इसको अभी खतरा नहीं है। मगर अगर ये उसके टेरिटोरियल वाटर से बाहर, जिस तरह से IRS डेना को निशाना बनाया गया अमेरिका की ओर से, एक मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर ईरान से संबंधित कुछ भी मिलता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, जो कि उसे इस वॉर में हेल्प कर सकता है। जी हाँ, हेल्प तो कर सकता है, मगर वो हेल्प से कुछ ज्यादा था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जब अब्राहम लिंकन, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जिसे हम कहते हैं, वो खड़ा है जब वहां ऑपरेट कर रहा है उस एरिया के अंदर, उसके साथ 7-8 और शिप होते हैं, क्रूजर होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं, और फ्रीगेट्स होते हैं, उसकी बचाव की स्क्रीन चलती है, ये ग्रुप होता है जिसको घेर के रखते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को घेर के रखते हैं, ताकि जो उसके ऊपर किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो इसलिए उनके जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, यानी कि जो सर्वे करते रहे, जो निगरानी रखते हैं सारे इंडियन ओशन ऊपर के ऊपर, और जो अरेबियन सी के, अरब सागर के अंदर निगरानी रखते हैं, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया। उनका एक बड़ा मशहूर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है P-8, पोसाइडन भी कहते हैं, उसने प्रॉबेबली उसको डिटेक्ट किया कि ये इस तरफ आ रहा है। जब उनको अमेरिकन को ये पता लगा कि हमारी तरफ उसका जो कोर्स है, जो उसकी दिशा है जाने की, वो उसी तरफ है जहां पे उनका कैरियर ग्रुप है, तो फिर उसका बचाव बहुत मुश्किल था। उन्होंने उसको टॉर्पीडो, सबमरीन के साथ टॉर्पीडो किया, मार्क 48 जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, और उसके टर्न पीछे की तरफ मारा, क्योंकि पीछे तरफ इंजन होता है, इंजन के अंदर बहुत से उसके प्रोपेलर भी वही होता है, और साथ में अगर वहां पे कोई भी एक होल हो जाए, या बिल्कुल फाट आ जाए, तो फिर पानी भर जाता है, फिर तो उसका बचाव बहुत मुश्किल है, डूब जाता है। तो सर कुल मिलाकर मतलब मैं अगर कहूं कि 20-30 सेकंड में आप इसको बताएं कि दिस इज अ बिग लॉस फॉर ईरान, और इस लॉस को हो सकता है कि वो जवाब देने की भी कोशिश करे अमेरिका को, हो सकता है कि इस तरह के हमले वो भी करे, क्योंकि आप देखिए जेराल्ड की बात की जा रही थी, अब्राहम लिंकन की बात की जा रही थी। क्या इसका बदला ईरान ले सकता है, अगर मैं एक लाइन में पूछूं आपसे? तो नहीं, बदला नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे खबरें आ रही हैं, उन्होंने उनके कम से कम 20 जहाज ऑलरेडी जो है वो तहस नहस कर दिए हैं, वो उस पर्शियन गल्फ के अंदर हैं। वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की बात आप मीडिया के अंदर चला रहे कि ब्लॉक कर दिया, वो ब्लॉक नहीं हुआ, वो नेविगेबल है, मतलब उसमें जहाज गुजर सकता है, मगर जहाज गुजर नहीं रहे, क्योंकि वहां
पर्शियन गल्फ के अंदर ड्रोन मिसाइल्स एक दूसरे ऊपर फायर हो रही हैं, तो कोई भी चांस नहीं देना चाहता। ठीक है। और इसलिए ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि उसको क्षमता है, नहीं क्षमता नहीं है बहुत। अगर मतलब कुल मिलाकर ये कि अब ईरान लॉस झेले क्योंकि वो जंग में कूद चुका है और फिर उसके बाद अब रिटेलिएट करने का उस इंटेंसिटी के साथ जैसा कि अमेरिका ने किया उतनी कुवत नहीं है। मैं एक बार फिर से आ रहा हूं आपके पास सर, बड़ी खबर आ गई है। ईरान का बहुत बड़ा दावा अमेरिका पर हमले को लेकर, खाड़ी में अमेरिकी टैंकर्स को टारगेट किया गया। इसे लेकर ईरान की तरफ से कहा गया है कि यूएस और इजराइल को सपोर्ट करने वाला कोई भी जहाज उस पर्टिकुलर इलाके से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई जहाज देखा गया तो उड़ा देंगे। देखिए जीजे सिंह सर से मैं यही बात पूछा था कि क्या ईरान भी ऐसा कर सकता है क्या कि आपके भी कोई जहाज को हम पर्टिकुलर जगह से नहीं जाने देंगे, और ईरान कह रहा है कि हमें दिख जाएगा जहाज अगर इजराइल का या अमेरिका का तो हम उसे मारेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सनंदाज प्रांत से खबर आ रही है अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया। ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर इस वॉर जोन की। हमले में ईरान के मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है। आपको बता दें कि इस इलाके में ईरान का इमाम अली मिलिट्री बेस है जिसे अमेरिका ने निशाना बनाया। इस हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार कैसे छा गया, आप तस्वीरें देख रहे हैं। अमेरिका का दावा कि इस अटैक में ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। देखिए ये जो हमला किया गया ये सनंदाज में किया गया, ये ईरान का मिलिट्री बेस है और इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका के लिहाज से या इजराइल के लिहाज से जो बात कही जा रही है वो ये कि जो सबसे बड़ी ताकत है ईरान की वो उसके ड्रोन्स और मिसाइल है, उस पर हमला किया जाए, मिलिट्री स्टेशंस पर हमला किया जाए, और वो अमेरिका कर रहा है। ये जीजे सिंह सर जिस तरह से टारगेटेड हमले, जिस तरह से स्ट्रेटेजिकल हमले ईरान के खिलाफ हो रहे हैं, मतलब फिर सवाल वही आ जाता है घूम फिर कर कि फिर ईरान कितना टिक पाएगा, क्योंकि उसके पास या तो ड्रोन्स का जखीरा या मिसाइलों का जखीरा है, और वहां पर भी स्ट्रेटेजिकल जिस तरह से हमले हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से, ऐसा लगता नहीं कि बहुत लंबा फिर चलने वाला है सब कुछ ईरान के लिहाज से। मेरा भी यही बिल्कुल अंदाजा है, क्योंकि जो उनके मिलिट्री बेसिस हैं, जो उनके अड्डे जहां पे उनके मिसाइल रखे हुए हैं, ड्रोन रखे हुए हैं, जहां न्यूक्लियर साइट्स थे, उनको तो उन्होंने काफी हद तक तबाह कर दिया है। और साथ में अभी उन्होंने एक और काम शुरू किया है कि जो उनके इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां ईरान का इंडस्ट्रियल एरिया, उसके ऊपर भी हमले शुरू कर दिए ताकि उनको इकोनॉमिकली भी नुकसान पहुंचे, उनको चोट ज्यादा महसूस हो। क्योंकि जो इजराइल और अमेरिका करता है वो बहुत प्रिसाइज टारगेटेड हिट करता है, बहुत, मतलब जहां पे उसकी ताकत है वो सिविलियंस को ज्यादा टच नहीं करते। हाँ, कोलैटरल डैमेज हो जाए दूसरी बात है, मगर उनकी कोशिश यही होती है कि जो उसकी ताकत है उसको खत्म किया जाए। इसी की वजह बदौलत इसी अभी जो ईरान की एयर स्पेस है वो इजराइल और अमेरिका के लिए वाइड ओपन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई। और सर जिस तरह से आप ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बड़ी खबर इसी से संबंधित आ गई, वो अपने दर्शकों को बताते थे। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। ईरान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो हमले अमेरिका की ओर से या इजराइल की ओर से हो रहे हैं उसमें आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी की सप्लाई को नुकसान हुआ है, बिजली सप्लाई को जबरदस्त नुकसान हुआ है। और जैसा कि जीजे सिंह सर समझा रहे थे कि पहले मिलिट्री बेसेस या फिर हथियारों के भंडारण पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि पाइपलाइंस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली आपूर्ति कई जगहों में पूरी तरह से ठप हो गई है। ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अलियाबादी कह रहे हैं कि नुकसान के बाद रिपेयरिंग का काम लगातार किया जा रहा है, लोग बिजली और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, ये बात उनकी ओर से कही गई है। जीजे सिंह सर प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वो खबर ही आ गई कि यहां पर पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, तो हर मोर्चे पर ईरान को पूरी तरह से घेरना शुरू कर दिया है या नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया इजराइल और अमेरिका ने। ये बिल्कुल उनकी सही स्ट्रैटेजी थी कि जो ताकत होती है दुश्मन की उसको खत्म किया जाए। अब उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखेंगे आने वाले दिनों के उनके जो फ्लाईओवर हैं, जो उनके पुल हैं, जो उनके कनेक्टिविटी है सड़कों की दूसरे शहरों के साथ, उसको तहस नहस करेंगे ताकि जो लोग फंस जाए, मगर वो जानी नुकसान कम करेंगे। और मगर ये जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पाइपलाइंस हुई, जहाँ उनके डैम हुए, जहाँ उनके जो रेजरवायर पानी के हैं, जहाँ कोई और इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो है उनको टारगेट करके अभी
इस रजीम के ऊपर थ्रू देयर ओन सिविलियंस प्रेशर लाएंगे, क्योंकि मिलिट्री पावर तो बहुत कम हो रही है, दिन पर दिन कम हो रही है। एयर डोमिनेंस टोटली अमेरिका और इजराइल की है। अब उसका रेजिस्ट नहीं कर सकते। नेवी तकरीबन मेरे अंदाजे से काफी तहस नहस हो चुकी है। उनके जहां पे भी कोई जहाज है, अभी ये तो बचा हुआ है बुशेर एक्चुअली उनका एक शहर है, मैं वहां पे जा चुका हूँ। बुशेर के अंदर ये थोड़ा बहुत न्यूक्लियर का भी काम करते थे, ये इनकी पोर्ट है। हम जब ट्रेनिंग में थे तो हम बुशेर में यहाँ पे गए थे। ये इसके नाम के ऊपर बुशेर जो है, वो बुशेर का शिप जो बच गया, उनकी जाने लोगों की बची हुई है, वो सब बुशेर को तो मिसाइल सिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब आप बेहतर जानते होंगे सर। हाँ, तो वो वहां पर जो सुरंगें और वहां पर जो मिसाइल सिटी बनना, यही ईरान इंडोर्स करता आया है। और ऐसे में अगर बुशेर पर भी हमले हो रहे हैं, या फिर वहां पर जहां हथियारों का भंडारण है, स्पेशली जहां पर ड्रोन्स रखे गए हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि हफ्ते भर में 1500-1600 ड्रोन बना लेता है ईरान, जो दावा है, और 80,000 ड्रोन्स के होने की बात ईरान की ओर से कही जाती है। अगर वहां तक अमेरिका के हमले होने लगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा ईरान में। सर, इस पर बात करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। हॉर्मुज के सवाल पर भारत में ईरान के एम्बेसडर का बयान सामने आया। हॉर्मुज को लेकर बातचीत की जानकारी नहीं है, हमने ईमानदारी दिखाई, उन्होंने जंग शुरू कर दी। फतह अली ये बात कह रहे हैं। युद्ध कितना लंबा खींचेगा ये हमारे हाथ में है। News, we have no any information in this case, but I want to say that Iran demonstrated sincerity, and they showed open hostility, and they started, but the duration on our hands. The duration of the war in our hands. This is very important. Thank you. मोहम्मद फतलही ये भारत के अंदर ईरानी एम्बेसडर हैं। इनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सवाल पूछा गया था, क्योंकि इससे भारत के भी हित जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जंग कब खत्म होगी ये हमारे हाथ में है। जीजे सिंह सर, ये बयान कैसे देखा जाए, क्योंकि भारत का वाकई में हित जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, और हम लोग सवाल भी उसी लिहाज से पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट इट। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हॉर्मुज को, मुझे लगता है इनको क्लियर पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में है ये। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, ये वो कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि ये जो लोग हैं, जैसे हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये इनके जो प्रॉक्सीज थे, जो उनका तरीका था वो यही था कि आप एसिमेट्रिक वॉर, यानी कि 2-2, 4-4 आदमी इकट्ठे होकर कहीं हमला कर दो, जिसको गुरीला वारफेयर हम सर्व शब्द कह सकते हैं, कर दो। उन एनिमी को तंग करते जाओ, उन शांति ना होने दो, आप भी नहीं जिएंगे, दूसरे को जीने भी नहीं देंगे। ऐसी जो हरकतें करेंगे, क्योंकि इन्हीं के वो सिखाए हुए थे, ये कहीं ना कहीं लगे रहेंगे, मगर मार खाते रहेंगे, मगर लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी देखिए, तेहरान के ऊपर जिस तरीके से ये हमले चल रहे हैं, और 2-4 दिन चलेंगे, फिर मेरा ख्याल शायद बंद हो जाए, फिर ये एसिमेट्रिक वॉर पे आ जाएंगे, क्योंकि जो भी शिप उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ है, वहां से निकलता है, वो जो कोस्ट लाइन है, इनकी कोस्ट लाइन है, उसके साथ ही पूरी पर्शियन गल्फ पड़ती है, वो जो खाड़ी जिसे हम कहते हैं, उसके साथ। तो यहाँ वहां पे, जैसे आपने सुना होगा, हूतीज हैं। हूतीज क्या करते हैं कि यमन का जो बॉर्डर है, वहां पे शोर बेस, मतलब कि जमीन से देखते रहते हैं कौन सा जहाज आ रहा है, उनको पता लगता रहता है, फिर वो वहां निशाना लेके फायर कर देते हैं। अगर फायर उनके साथ लगा, ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर फायर करते हैं। ऐसी हरकतें करेंगे ये पर्शियन गल्फ के अंदर। ओके सर, आपने ये सिनेरियो बहुत अच्छे से समझा। मैं आ रहा हूं, इस पर बात फिर करेंगे। एक बड़ी खबर आ गई, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। लेबनान में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। एक कार पर इजरायली स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई है। कुल 6 लोगों की मौत हुई है इस हमले में। कार में सवार 2 लोगों की, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुल 6 लोगों की मौत हुई है इस स्ट्राइक में। कैसे टारगेटेड हमले किए जाते हैं ये देखिए। लेबनान में हिजबुल्लाह को पाला पोसा गया, और इसका नुकसान उसे कैसे उठाना पड़ रहा है ये देखिए तस्वीरें। बड़ी बात यह कि ईरान जब इस जंग में इजराइल पर हमले कर रहा था, उसी की आड़ लेकर हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए थे, और उसके बाद कैसे लेबनान में घुस कर मार रहा है इजराइल। ये तस्वीर आपके सामने आप देखिए। पहले कार जो है उस पर एक हमला किया जाता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते आती है, फिर दूसरा हमला होता है, कैसे आग लग जाती है ये तस्वीर आपके सामने।
2 लोगों की मौत जो कार में थे उनकी हो गई और उसके अलावा कुल 6 लोगों की जान चली गई है। ये भी एक टारगेटेड और सटीक हमले की तस्वीरें हैं जीजे सिंह सर। और इस पूरे घटनाक्रम में हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि वो खुद ही पहले अपनी बैकबोन तोड़वा चुका था उस पेजर अटैक के बाद, लेकिन उसने जब फिर से इजराइल पर अटैक किया तो इस वक्त ये हश्र है हिजबुल्लाह का लेबनान के अंदर। देखिए, हिजबुल्लाह तो अभी खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि उसकी पहले जो सपोर्ट थी, जो फंडिंग थी, जो वेपन्स आते थे, जो ट्रेनिंग थी, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, वो सारी ईरान के थ्रू आती थी। ईरान ही करता था ना इनको। अभी ईरान ही के ऊपर ये मुसीबत आ रखी है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो क्या मदद करेगा। अभी जो मदद है इनके पास, शक्ति है पहले से, मिसाइल हैं, जहाँ कोई गोला बारूद है उसको चलाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे। ईरान की बैक थी, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश हिजबुल्लाह इज ईरानियन बैक ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप। तो ये बंद हो जाएंगे। और वो जो ईरानियन है वो खुद उनका, जिसको हम IRGC कहते हैं, वो जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, फिर वो भी वही काम करेंगे जो पर्शियन गल्फ का कोस्ट लाइन। सर एक बड़ी खबर और आगे उसका रुख कर लेते हैं। ईरान का अजरबैजान पर हमला सामने आया है। जोरदार ईरानी ड्रोन्स ने नखचिवन एयरपोर्ट के पास अटैक किया है। जोरदार हवाई हमले से पूरा इलाका दहल उठा है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि अजरबैजान को कैसे टारगेट किया गया। ये ईरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये अजरबैजान की तस्वीर है जहां पर ईरान ने अटैक किया। जरा एमबीएस के साथ ये तस्वीरें आप देखिए। ये अजरबैजान के नखचिवन एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। और इसमें एक चीज और, ये ड्रोन कैसे गिर रहा है, ये ड्रोन अटैक कैसे, आप इसमें देख सकते हैं। एक ड्रोन आता है अचानक से और एयरपोर्ट पर हिट करता है, ब्लास्ट होता है, कितना जबरदस्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप बहुत जल्दी से जीजे सिंह सर अगर आप इस तस्वीर को समझा पाए, क्योंकि इस तस्वीर में ड्रोन अटैक कैसे होता है वो बहुत क्लियर विजिबल है। दूसरा ये कि छोटे छोटे देश इस जंग की चपेट में आ रहे हैं, तो ये इस बार अब अजरबैजान जो टारगेट हुआ इसके पीछे का क्या कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं आप? देखिए, जो अजरबैजान है ये उनके दुश्मन थे। अभी इनकी क्या कोशिश है कि जो ये छोटे देश हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं, उनको उकसाया जाए, उनके ऊपर मारा जाए और ये शो करें दुनिया को कि हम अभी भी ताकतवर हैं, किसी को हिट कर सकते हैं। अभी ये मुझे बताएं, अजरबैजान जो है उसके ऊपर 1-2 ड्रोन छोड़ के, ये जैसे आप पिक्चर दिख रही है हमें, और वो पता नहीं गिरा दिया होगा उन्होंने गिरने से, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब मिसाइल ये आते हैं, मिसाइल इनको लगती है तो नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो इनके अंदर जो गोला बारूद होता है वो फट जाता है, तो ऐसे लगता है कि इन्होंने गिराया। ये तो खुद गिरे हैं वहां पे, तो ऐसे ये दायरे को बढ़ा रहा है। ठीक है, और इसका खामियाजा भी ईरान को भुगतना पड़ सकता है, ये मानकर चला जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान की राजधानी बेरूत से खबर है। यहां भी ईरान की स्ट्राइक सामने आई है। मतलब लेबनान के अंदर तो दो तरफा मार वाली हालत हो गई है। इजराइल तो मार ही रहा है, ईरान ने एक के बाद एक यहां पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण बेरूत में कई जगहों पर मिसाइल गिरी है, यह खबर मिल रही है। ये दक्षिणी बेरूत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और रात के अंधेरे में कैसे अचानक से मिसाइल लैंड हिट करती है और उसके बाद धुआं उठने लग जाता है। आप इस तस्वीर में वो जो रेड सर्कल है वो देखते रहिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सदर्न बेरूत की तस्वीर है और यहां इजराइल इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि उसे हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करना है। ईरान क्यों हमले कर रहा है? संभवतः इजराइल से संबंधित कोई चीज यहां पर उसे पता होगी और उसके बाद ये हमले किए गए होंगे। जीजे सिंह सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। जीजे सिंह सर, जैसा कि आपने कहा कि छोटे देश लगातार निशाने पर है और ये लेबनान की स्थिति तो ये हो गई कि इधर ईरान भी पीट रहा है, उधर इजराइल भी पीट रहा है, और ये दक्षिण बेरूत की तस्वीर जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें गिर रही हैं। देखिए, लेबनान के अंदर तो उनके प्रॉक्सी काम कर रहे हैं,
मगर उनको मार पड़ रही है। ये जो अटैक किया है ईरान ने जी। लेबनान के ऊपर, जहां पे हिजबुल्लाह ऑलरेडी काम करता है, ये सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कर कि देखिए हम आपके पीछे हैं, हम भी अटैक करेंगे। अदरवाइज अगर देखा जाए रियलिटी ऑन ग्राउंड, मैं ये ठीक नहीं समझता कि इनको तो दूसरी जगह पे फोकस करना चाहिए जहां से इनको हमले पड़ रहे हैं, इनको मार पड़ रही है। मगर ये लेबनान के अंदर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिजबुल्लाह का मनोबल गिर रहा है अभी, क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं है। ये शो करना चाहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, देखिए हम भी तुम्हारे साथ मिसाइल मारते हैं दूसरों के ऊपर, इजराइल के ऊपर। वो एयरपोर्ट के ऊपर मार दिया है, क्या इजराइल को कोई फर्क पड़ा? इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह का तो राज है लेबनान के अंदर, यही उधर जिसे कहते हैं कंट्रोल करता है ना ज्यादा। लेबनान की दूसरी जो गवर्नमेंट है, उधर क्रिश्चियन गवर्नमेंट है, जो दूसरे सेकुलर गवर्नमेंट है, उसको तो समझते नहीं है। इसीलिए तो ये जो इजराइल है, इनके पीछे लगा हुआ है कि या तो वहां पे शांति होने दो। हिजबुल्लाह जैसे हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, 3 हमास है, हिजबुल्लाह है, हुतीज हैं, ये तीनों को ये सपोर्ट कर रहा था कि तीनों का पीछे थी वो टूट रही है, ईरान ही टूट रहा है। और सर बड़ी बात ये भी है कि ईरान जिस तरह से छोटे छोटे मुल्कों को निशाना बना रहा है, अपने प्रॉक्सीज के संबंधित देशों को निशाना बना रहा है, तो उससे सवाल ये कि क्या वो अपने लिए एक नए दुश्मनों की लीग नहीं खड़ी कर चुका है? इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आईडीएफ ने मिसाइल इंटरसेप्ट की है, ये ईरान की मिसाइल, और इसका वीडियो बाकायदा जारी किया गया। और जैसा कि मनोबल बढ़ाने और मनोबल तोड़ने की बात इस पूरी जंग में बार बार आप सुन रहे हैं, इस तरह के वीडियोस इसलिए जारी किए जाते हैं कि आप कितनी भी पावरफुल मिसाइल मारिए, देखिए हम उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये इजराइल ने जो ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। इलाके में रहने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ये तस्वीर अब आप जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इजराइल ने ये तस्वीरें जारी की है जिसमें मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया। ये ताकत रही है जीजे सिंह सर इजराइल की, और इसी ताकत के साथ वो अपनी आर्मी या अपने लड़ाकू जो उसके सहयोगी हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे कि हमारी ये ताकत है और हम इस तरह के हमलों को नस्तनाबूद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन है इजराइल का, वो लेबनान में शुरू हो चुका है, और लेबनान, साउथ लेबनान के अंदर वो अभी अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भेज के कब्जे में ले रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह को बिल्कुल फ्री कर दी जाए। क्यों? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ताकत कम हो चुकी है। अभी अगर कोई कैजुअलिटी इजराइल की होगी, बहुत कम होगी, वो बहुत कम इसीलिए होगी क्योंकि उनकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी है। हाँ, फायर कर रहे हैं, इक्का दुक्का फायर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, और करते रहेंगे भी, मगर भाग रहे हैं, इसीलिए अपने कंट्रोल में इजराइल कर रहा है। तो आपने सुनी होगी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, उन्होंने अपने टैंक भेज दिए हैं, उन्होंने अपने दूसरे ग्राउंड जो बूट्स ऑन ग्राउंड है वो अंदर कर दिए हैं उसके साउथ लेबनान के अंदर, वो कंट्रोल पूरा कर लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, वॉर इज नॉट विदाउट रिस्क, रिस्क थोड़ा बहुत। ठीक है सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने बड़ा दावा किया है, हफ्ते भर में ईरानी आसमान पर हमारा कंट्रोल होगा, 2 ताकतवर एयरफोर्स ईरान पर कंट्रोल करेंगी, ईरानी नेताओं और मिलिट्री लीडर्स को खत्म कर देंगे, ईरान हर मिनट यूएस इजराइल की एयर पावर देखेगा। ये बहुत बड़ी बात है पीट हेगसेथ ने कही है, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Few days, in under a week, the 2 most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC,